हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑक्सो सॉल्ट्स और सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की बात कर ली थी। ठीक है। तो मैंने बता दिया था जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनसे जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, हमारे ऑक्सो सॉल्ट्स बनते हैं। तो ऑक्सो सॉल्ट्स के बारे में हमने देख लिया था कौन कौन से ऑक्सो सॉल्ट्स होते हैं। कार्बोनेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। ये सारे हमने बात कर ली थी। ये जो है हमारे ऑक्सो सॉल्ट्स होते हैं। अब इनकी डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बोनेट्स के बारे में पढ़ लें। तो कंपैरेटिव स्टडी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स को डिस्कस करेंगे और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स को। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि जो एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं वो कौन कौन से होंगे हमारे। हाँ, लिथियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला क्या होगा, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबीडियम कार्बोनेट और लास्ट हमारा सीजियम कार्बोनेट। तो दीज आर द कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स। ठीक है। अब इन एल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं उनकी एक एक करके हमें प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी। ठीक है। स्टेबिलिटी क्या है कि जो मैं सपोज एम से एल्कली मेटल्स को डिनोट कर रहा हूँ, M2CO3 जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स हैं एल्कली मेटल के, ये बहुत स्टेबल होते हैं। हीट करने पे ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। अराउंड जैसे टेम्परेचर जब 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा देंगे हम लोग तब जा करके ये कहीं डिकम्पोज होते हैं। और कार्बोनेट्स कैसे डिकम्पोज होते हैं, मेटल ऑक्साइड में टूटते हैं ये अपने। ठीक है, मेटल ऑक्साइड में टूटेंगे ये और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट होगी, CO2। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर जो है इनकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी है, अच्छा स्टेबिलिटी शो करते हैं क्योंकि डिकम्पोज होने के लिए टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए। अगली प्रॉपर्टी हम लोग इन कार्बोनेट्स की, मेटल कार्बोनेट्स की डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। हमने पहले भी डिस्कस किया था। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोलराइजेशन के। जितना ज़्यादा फजान रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन होगा उतनी ही कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो पोलराइजेशन के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कार्बोनेट तो सेम है, सोडियम मेटल, लिथियम मेटल, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, रुबीडियम, सीजियम को चेक करेंगे। सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किसका होगा, लिथियम का। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो थर्मल स्टेबिलिटी है हमारी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी सीजियम कार्बोनेट की होगी, फिर उसके बाद रुबीडियम कार्बोनेट की होगी, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम। तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पोलराइजेशन से हमने देखा कि यहाँ पर पोलराइजेशन क्या है, सबसे कम हुआ है। और जितना पोलराइजेशन कम हुआ होगा यानी आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा तो थर्मली सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगेन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो हम लोग ऐसे देख लेंगे कि आयनिक कंपाउंड जो है पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होते हैं। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका है, सीजियम का। और सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसका, लिथियम का। तो लिथियम पानी में बहुत कम घुलेगा, क्यों, क्योंकि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो सॉल्युबिलिटी भी डाउन द ग्रुप जाने पर जो है वो क्या करेगा, हमारा बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगा। ठीक है, बात आ गई सभी के समझ में। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा, सीजियम कार्बोनेट। तो ये एल्कली मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी हो गई, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट की। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट कौन कौन से होंगे, बेरिलियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, बेरिलियम कार्बोनेट के बाद होगा हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और लास्ट हमारा बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, आपको पता है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, बेरियम कार्बोनेट है, ये स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं, पीपीटीज होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सारे पीपीटीज ही होते हैं। अच्छा, हम लोग बात कर लेते हैं एक बेरिलियम कार्बोनेट की। तो बेरिलियम जो कार्बोनेट होता है वो बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर ही टूट जाता है। किसमें, BO बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड में। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। बाकी की प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे वही कि मोस्ट ऑफ द जो है हमारे कार्बोनेट्स हैं वो क्या स्टेबल ही होते हैं। ठीक है, और वो स्टेबल होते हैं जब टेम्परेचर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देंगे तभी वो क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की जो क्या है हमारा, थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली जो इधर स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी मैंने लिखा है, ये दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। मगर यहाँ पर एक पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, जिसे हम लोग कह रहे हैं
सॉल्युबिलिटी, वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। हम लोगों को याद रखना है कि पहले सेकंड ग्रुप के जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है हमारी, उनकी जो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। देखें कैसे अलग रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रेंड है वो हमें कैसा मिलता है, डाउन द ग्रुप जाने पर वैसे बढ़ना चाहिए, मगर जो ट्रेंड है वो कैसा मिलता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड मिलता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी वैसे तो यहाँ पर बढ़ रहा था, मगर इस केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है हमारा। पहले बेरिलियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर होगा हमारा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये पीपीटीज होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते। तो सॉल्युबिलिटी का क्राइटेरिया याद रखना है। यहाँ पर एक्सेप्शन बिहेवियर शो हो रहा है। सॉल्युबिलिटी में क्या हो रहा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी घट रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, रीजन मैंने बता दिया, ड्यू टू लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा, एक एक्सपेरिमेंटल वे है, डाटा है ये। ठीक है, हमें याद ही रखना पड़ेगा कि सडनली यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है बाइकार्बोनेट्स के लिए। तो बाइकार्बोनेट्स सभी लोग जानते हैं। बाइकार्बोनेट क्या होते हैं हमारे, HCO3 हम लोग बाइकार्बोनेट कहते हैं। एल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट लिख लेते हैं हम लोग, LiHCO3। ठीक है, बाइकार्बोनेट पे सिंगल चार्ज होता है, तो LiHCO3, NaHCO3, KHCO3। तो ये क्या होगा, हमारे कार्बोनेट्स होगा। इसी तरीके से आगे और भी हो जाएंगे। और यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल के भी कार्बोनेट्स हम लोग लिख लेते हैं, जैसे बेरिलियम बाइकार्बोनेट, BHCO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पर सिंगल होता है तो इसलिए डाईवेलेंट है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स की इतनी स्टडी नहीं करनी, बस हम लोगों को इसका थोड़ा सा याद रखना है। इसकी प्रॉपर्टी मैं भी आपको बता दूंगा। तो ये क्या होगा हमारे कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बेरिलियम बाइकार्बोनेट्स, और ये एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स हो गए। ठीक है, अच्छा, जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं जनरली वो सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। ठीक है, इनकी जो फेज होती है वो सॉलिड ही होती है, एक्सेप्ट यहाँ पर जो एल्कली मेटल्स में हमारा लिथियम बाइकार्बोनेट है, इसकी फेज याद रखेंगे हम लोग, ये किस फेज में होता है, लिक्विड फेज में होता है। इसकी जो फेज है वो कैसी होती है, लिक्विड फेज होती है, सॉलिड फेज में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग दोनों का डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। बताएं, बाइकार्बोनेट जब डिकम्पोज होते हैं, हीट करने पर टूटते हैं, तो कैसे टूटते हैं वो। सपोज LiHCO3 का ही डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, बताएं सभी लोग कैसे टूटते हैं ये। हाँ, ये किस में टूटते हैं, पहले अपने ही कार्बोनेट में टूटते हैं, LiCO3 प्लस यहाँ पे कौन सी गैस लिबरेट होती है, CO2, और यहाँ पर क्या बनता है, H2। ये 9-10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सिमिलर वे NaHCO3 भी डिकम्पोज होगा। NaHCO3 कैसे डिकम्पोज होगा, ये रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी, CO2, और यहाँ पर क्या बनेगा, H2। तो ये डिकम्पोजिशन पढ़ लिया हमने। सिमिलर वे यहाँ भी डिकम्पोजिशन ऐसे ही होगा। जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये इतने ज़्यादा कार्बोनेट की जैसे स्टेबल नहीं होते, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है, यहाँ इतना टेम्परेचर नहीं देना होता। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट में डिकम्पोज हो जाएगा, साथ में क्या होगा, H2 और CO2 गैस यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, मैं ये इसके लिए इंपॉर्टेंस क्यों कह रहा हूँ, देखें, कैल्शियम कार्बोनेट मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या था, PPT था, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस था जो सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये पानी में बहुत आसानी से क्या हो जाता है, सॉल्युबल होता है। इसका जो PPT बनता है वो आप लोगों को पता है, वाइट कलर का होता है, और ये सॉल्युबल होकर एकदम कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसको याद रखना है हम लोग। ठीक है, इसकी हमें और प्रॉपर्टीज, थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह नहीं देखनी, इतनी डिटेल में नहीं है हमारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाइट्रेट्स, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हम लोग नाइट्रेट्स की स्टडी करने जा रहे हैं। सभी लोग जानते हैं नाइट्रेट्स किसे कहते हैं, NO3 नेगेटिव जिन पर होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स। तो हमारे जो एल्कली मेटल के नाइट्रेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लिथियम नाइट्रेट LiNO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट NiNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, रुबीडियम नाइट्रेट, इसी तरीके से सीजियम नाइट्रेट। तो ये एल्कली मेटल के क्या होगा, नाइट्रेट। अब इन नाइट्रेट्स की हमें डिकम्पोजिशन की स्टडी करनी है। ठीक है, एक स्टार पॉइंट जो यहाँ पर याद रखना है कि जैसे हमने लिथियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन किया, ठीक है, और एक बार हमने सोडियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन किया, तो डिकम्पोजिशन देखें दोनों का अलग होगा। ऐसा मान लें कि जो पहला एलिमेंट है वो बाकी के अदर एलिमेंट से एक ग्रुप में बड़ा डिफरेंस रखता है, बड़ा प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस रखता है। देखें, जैसे हमने पढ़ा लिथियम नाइट्राइड बनाता है और बाकी के अदर एलिमेंट नहीं बनाते। इसी तरीके से यहाँ पर देखा हमने कि लिथियम का जो बाइकार्बोनेट है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सारे कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग डिकम्पोजिशन भी इसका अलग तरीके से देखेंगे। जनरल जो डिकम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, NaNO3 किस में टूट
कन्वर्ट हो जाएगा NaNO2 में, और साथ के साथ यहाँ पे कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, O2 गैस। मगर LiNO3 का हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये Li2O में कन्वर्ट होगा, साथ के साथ यहाँ ब्राउन कलर की NO2 गैस लिबरेट होगी, और यहाँ पर एक और गैस लिबरेट होगी O2। तो देखें यहाँ पर ये तो नाइट्रेट है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 को डिकम्पोज किया तो वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया NaNO2 में, ठीक है। नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्राइट में, और O2 गैस। मगर यहाँ पर हमने लिथियम नाइट्राइट का जब नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कराया तो लिथियम ऑक्साइड मिला, ब्राउन कलर की गैस मिली NO2 और O2 गैस मिली। तो यहाँ पर डिफरेंस है। और बाकी के जो अदर जैसे KNO3 सीजियम और रुबिडियम के नाइट्रेट्स वो भी सेम इसी तरीके से क्या होंगे, डिकम्पोजिशन में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स की। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स जैसे BeNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम ये डाइवेलेंट होते हैं इसलिए फार्मूला ये होगा NO3 का होल ट्वाइस। सिमिलर वे CaNO3 का होल ट्वाइस। इस तरीके के ये क्या होते हैं, हमारे नाइट्रेट्स होते हैं। और इन नाइट्रेट्स का हमें क्या पढ़ना है, अगेन डिकम्पोजिशन ही पढ़ना है, डिकम्पोजिशन रिमेन सेम। अब डिकम्पोजिशन देखें, जैसे आपने बेरिलियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कराया, ठीक है, तो बेरिलियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन बिल्कुल लिथियम नाइट्रेट के जैसा होगा, BeO में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ के साथ कौन सी गैस लिबरेट होगी, NO2 और O2। और जितने भी मेटल है मैं सबको M से मान लेता हूँ, यहाँ पर जितने भी हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उनको मैं M से डिनोट कर रहा हूँ। इसके अलावा सबका डिकम्पोजिशन सेम टाइप का ही होगा, ठीक है, सबका डिकम्पोजिशन सेम टाइप का होगा। यहाँ पर कोई एनोमेलस बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, लिथियम ही सिर्फ यहाँ पर एनोमेलस बिहेवियर शो कर रहा था, ठीक है। बाकी सबका डिकम्पोजिशन नाइट्रेट से नाइट्राइट में हो रहा था। मगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो डिकम्पोजिशन है, ठीक है, वो किसके जैसा हो रहा है, बिल्कुल लिथियम नाइट्रेट के जैसा, ठीक है। तो हम लोगों को आसानी भी है याद रखने में, आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑक्सो सॉल्ट की। नेक्स्ट जो ऑक्सो सॉल्ट है वो क्या हमारा सल्फेट्स है। तो सल्फेट सभी लोग जानते हैं डाइवेलेंट होते हैं, तो इनके जो एल्कली अर्थ मेटल के जो सल्फेट्स है वो क्या होंगे, Li2SO4 लिथियम सल्फेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके भी सल्फेट्स होंगे, जैसे BeSO4, ठीक है, MgSO4, CaSO4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या होंगे, ये सल्फेट्स होंगे। अच्छा, इन सल्फेट्स के डिकम्पोजिशन वगैरह की ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है हमें, इनके दो प्रॉपर्टी या मान लीजिए एक ही प्रॉपर्टी हमें डील करनी है जो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर वो भी डिस्कस नहीं करनी है इनकी सॉल्युबिलिटी, बस हमें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सॉल्युबिलिटी डिस्कस करनी है, जो कि हमारा क्या है, सेकेंड ग्रुप। क्यों डिस्कस करनी है, देखें जनरल ट्रेंड से ये अलग हो रहा है। इसलिए मैंने कार्बोनेट्स के बारे में बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जाने पर जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं उनकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जनरली इंक्रीज करती है मगर डिक्रीज कर रही है। सिमिलर वे यहाँ पर सल्फेट्स के साथ है, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इनकी सॉल्युबिलिटी भी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। रीजन वही सेम, ड्यू टू लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, और आप लोग जानते हैं जब हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो गई तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी सॉल्युबिलिटी का अगर ऑर्डर देखें सल्फेट्स के केस में तो बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसमें सॉल्युबिलिटी का कैसा ऑर्डर रहेगा, सॉरी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गया सभी के। इसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, रिएक्शन विद H2O। वाटर के साथ हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वाटर से बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ऐसा मान लीजिए पूरे एल्कली मेटल में। तो वाटर से बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट नहीं करता है, बाकी के तो बहुत ज़्यादा वायलेंटली, बहुत विग्रसली पानी से रिएक्ट करते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम बहुत ज़्यादा विग्रसली वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। अच्छा, जो एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें अगर हम लोग, तो उसमें जो बेरिलियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, पानी से रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम अपने सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर, बेरिलियम ऑक्साइड जैसे कहते हैं, उसको फॉर्म कर लेता है, इसलिए पानी से बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। सेम वे मैग्नीशियम, हमने 9th-10th में ही पढ़ा है कि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह उसके लिए बिहेव करती है। तो पानी पर ये दोनों, बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों ही बहुत ज़्यादा इनर्ट होते हैं, पानी से नॉर्मल कंडीशन में कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इन्हें रिएक्ट कराने के लिए हॉट वाटर या फिर स्टीम का यूज़ करते हैं। मगर बाकी के अदर जो एलिमेंट है जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इवन कोल्ड वाटर से भी कैल्शियम वगैरह आसानी से रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्रोक्साइड। ये तो हम जानते हैं कि मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होते हैं, और कौन सी गैस लिबरेट होती है, H2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि जो लिथियम है वो लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, वाटर से रिएक्ट इतना नहीं करता है, लीस्ट रिएक्टिव है। और अगर वाटर से ये रिएक्ट करेगा तो
हॉट वाटर ले लें, बेहतर ये है, ताकि रिएक्शन की रेट बढ़ जाए और लिथियम हाइड्रोक्साइड साथ के साथ कौन सी गैस लिबरेट होगी, सॉरी H2 गैस यहाँ पर लिबरेट होगी। अच्छा, बाकी की जो अदर मेटल बचे जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह, वो भी वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2 गैस लिबरेट होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो मैंने बता दिया कि जो बेरिलियम है वो मैग्नीशियम है, ये इनर्ट है, वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों इनर्ट है, क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर ड्यू टू प्रोटेक्टिव ठीक है, ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड की इनके सरफेस के ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसकी वजह से ये इनर्ट होते हैं, वाटर से रिएक्ट नहीं करते। हाँ, मगर जो मैग्नीशियम है हमारा वो स्टीम से रिएक्ट कर सकता है। स्टीम वेपर लिख देता हूँ मैं, H2O, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखें, स्टीम से रिएक्ट करते हैं जितने ही मेटल वो ऑक्साइड बनाते हैं, ना कि हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2 गैस अगेन। अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन वैसे हॉट वाटर से भी हो जाती है, तो वो दोनों हम लोग 9th-10th में ही पढ़ चुके हैं। हॉट वाटर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, याद रखें। ठीक है, हॉट है, बॉइल्ड ऐसे मान लें वाटर है, उससे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। वाटर से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2 गैस लिबरेट होगी। मगर स्टीम के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या फॉर्म होगा, ऑक्साइड होगा, और कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2। बाकी के जो मेटल हैं उन्हें मैं M से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे, और हाइड्रोक्साइड का जो टाइप होगा वो MOH टाइप का होगा, और कौन सी गैस लिबरेट होगी, यहाँ पर H2 गैस लिबरेट होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें याद रखना है कैसे रिएक्शन करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर कैसे, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, बोथ द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, पानी से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और कौन सी गैस लिबरेट होती है वहाँ पर, H2 गैस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 16 प्रॉपर्टी है हमारी। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वैसे डिस्कस कर ली है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ काम में आएंगी। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सब काम में आने वाले हैं आगे ब्लॉक केमिस्ट्री में, सबको अच्छे से हमें सीखना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिड्यूसिंग नेचर में। रिड्यूसिंग नेचर होता क्या है, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना। मतलब हमें क्या चेक करना है, खुद का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना आसानी से कोई मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, उतना ही वो अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और हम लोग जो रिड्यूसिंग नेचर की बात करेंगे वो यहाँ पर SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे करेंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जितनी ज़्यादा होगी वैल्यू, उतना अच्छा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जितनी क्या होगी, कम होगी, तो उतना ही अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तभी हमारा वो रिड्यूसिंग एजेंट बेहतर होगा। ठीक है, तो हमें SRP की जो वैल्यू है वो क्या बनाना है, कम से कम बनाना है, मिनिमम से मिनिमम। जितनी कम होगी उतना ही अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। अब SRP की वैल्यूज हमें या तो याद हो, ये वो टेबल हमें जो याद है उससे हम लोग देख करके इजीली हम लोग चीज़ों को बता सकते हैं कि कौन सा मेटल कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम लोग जानते हैं वैसे मेटल सारे ऑक्सीडेशन में ही जाते हैं। तो एक बात याद रखना है, एल्कली मेटल हो चाहे या फिर हमारा चाहे एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, बोथ आर मेटल्स, तो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में जाते हैं, और दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स में आते हैं, क्योंकि दोनों ही मेटल हैं और दोनों ही अच्छे से लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में जाते हैं, तो दोनों ही अच्छे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक है, अब देखें ये जो SRP है, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसके बारे में एक चीज़ समझें बहुत अच्छे से। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो काम में आगे भी आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है, तीन एनर्जीज का समीशन होता है। कौन कौन सी तीन एनर्जीज देखें, जैसे इसको मैं बताता हूँ। पहले मेटल लिया M, उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट, और हमें SRP कब निकालते हैं, जब उसका सॉल्यूशन बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, इसकी SRP। अब SRP की जो वैल्यू होती है वो एक तरह से तीन एनर्जी का मेजरमेंट शो करता है। कैसे, जो पहले सॉलिड मेटल है, पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे। आयनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और कौन सी एंथैल्पी देंगे हम लोग यहाँ पर, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम लोग देंगे तो इसे हम लोग सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में पहले कन्वर्ट किया, यानी कि पहले मैंने यहाँ पर इसे कौन सी सब्लिमेशन एंथैल्पी दी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, और इसे पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लिया। फिर दूसरी बार में मैंने कौन सी एंथैल्पी दी, इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब ये गैसियस किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया।
पहले सबलाइम करा, गैसियस एटम में कन्वर्ट करा, फिर क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी गैसियस एटम के लिए डिफाइन होती है, फिर हमने इसे आयनाइज किया, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फिर हमने इसका क्या कर दिया, हाइड्रेशन कर दिया, यानी कि यहाँ पर कौन सी एंथैल्पी दी, तीसरी टाइप की हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये देखा गया कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितनी एनर्जीज का समीशन है, बेसिकली 3 एनर्जीज का। कौन कौन सी एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हमने यहाँ पर सब्लिमेशन एंथैल्पी दी, प्लस में साथ के साथ कौन सी दी, इसके बाद दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट एंथैल्पी दी है वो कौन सी दी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो 3 एंथैल्पीज या 3 एनर्जीज के समीशन के बराबर होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ये एनर्जी को डिनोट कर रही है सारी। जितनी मिनिमम होगी एनर्जी, यानी कि उतनी ही कम किसकी वैल्यू होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की, और जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना ही अच्छा हमारा मेटल क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये लॉजिक है कि जितनी कम एनर्जीज होंगी, जितनी कम एनर्जीज होंगी उतनी ही कम क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और जितना कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि हम इन एनर्जीज को देख करके बता सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हमें देना पड़ती है, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और सब्लिमेशन भी अगेन हमें देना पड़ती है, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर इसकी वैल्यू को कम करना है तो सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी की क्या होती है, एनर्जी रिलीज। अब ये एनर्जी रिलीज होती है, अब एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतना ही कम होगा एनर्जी का वैल्यू, और जितना, क्योंकि ये नेगेटिव की होगी ना, अगर नेगेटिव की एनर्जी आएगी उतनी एनर्जी टोटल कम हो जाएगी, और जितनी कम हो गई तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। तो हमें इसे मिनिमम करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले ग्रुप में एल्कली मेटल जो है हमारी, उसमें सबसे मिनिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम की होगी। अगर लिथियम की सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी तो हमें माइनस करेंगे, एनर्जी सबसे छोटी मिलेगी, तो लिथियम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूँ एल्कली मेटल्स की, तो एल्कली मेटल्स में हमें ये बात पता लग गई कि जो लिथियम है वो क्या हो गया हमारा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्यों, क्योंकि उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लिथियम क्या हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और जो सोडियम होता है वो लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इनके ग्रुप में एल्कली मेटल्स में लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये डाटा बेस्ड है, ठीक है। इसका रीज़न वगैरह हम नहीं लिखेंगे, ये याद रखें। इसका रीज़न तो मैंने बता दिया क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा रिलीज होगी तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जब ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब एसआरपी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारा एसआरपी का वैल्यू कम हो गया तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ गया। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया हमारा, लिथियम। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी यही ट्रेंड रहता है। बेरिलियम भी यहाँ पर क्या रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। रीज़न सेम है, क्यों, क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से ये भी क्या है हमारा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बाकी के अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। बाकी के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग को ये याद रखना है। और रिड्यूसिंग नेचर जो बाकी का इसमें अगर देखें तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, अगर सॉरी हाँ डाउन द ग्रुप जा रहे हैं अगर हम लोग डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जो रिड्यूसिंग नेचर है इसका, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट का जो नेचर है या रिड्यूसिंग पावर जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। क्यों करती है, एसआरपी की वैल्यूज जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। अगर कोई पूछे कि एसआरपी सबसे कम किसका होगा, तो याद रखें लिथियम का जो एसआरपी का वैल्यू है वो सबसे क्या है, कम है। एसआरपी सबसे ज़्यादा मिनिमम है, तभी तो वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलर वे यहाँ पर जो बेरिलियम है उसका एसआरपी का वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा मिनिमम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, जो आप लोगों के सभी के समझ में आ गया होगा, इसको याद रखें, ठीक है। यहाँ से अभी हम लोगों को और भी कॉन्सेप्ट बनाने हैं जो अगर PDF ब्लॉग में यूज़ करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। इसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स।
इन अ ग्रुप। देखें क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट होता है वो बाकी के अदर एलिमेंट से इन अ ग्रुप में बहुत ज़्यादा डिफर करता है। जैसे लिथियम है तो पहला एलिमेंट है वो, तो बाकी के अदर एलिमेंट से बहुत ज़्यादा डिफर करेगा। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें सेकंड ग्रुप की, जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम बाकी के अदर एलिमेंट से बहुत ज़्यादा डिफर करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफर होगी। अब पहला एलिमेंट बाकी के अदर एलिमेंट से क्यों डिफर कर रहा है, इसका रीज़न हमें समझना है। जो लिथियम है पहला एलिमेंट डाउन द ग्रुप गए तो साइज बढ़ा, तो लिथियम सबसे ज़्यादा छोटा रह गया, सबसे छोटा रह गया। अच्छा, डाउन द ग्रुप गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, तो सबसे ज़्यादा लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। डाउन द ग्रुप गए तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो बढ़ी, सॉरी घटी, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हो गई, लिथियम की हो गई। हम लोग ठीक है, अगर बात करें पहले एलिमेंट की तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं रहा बाकी के, क्योंकि देखो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये अपना ऑक्टेट भी नहीं बढ़ा सकते, बाकी के अदर एलिमेंट अपना ऑक्टेट बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज के कारण जो पहला एलिमेंट है वो बाकी के अदर एलिमेंट से डिफर करता है। अच्छा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया लिथियम जो है वो सबसे हार्डेस्ट होगा क्योंकि सबसे छोटा साइज है, पैकिंग क्लोज होगी और पैकिंग क्लोज होगी तो उसकी हार्डनेस भी सबसे ज्यादा होगी। मैंने ये बता दिया कि लिथियम इज द ओनली एलिमेंट विच फॉर्म नाइट्रेट, वो नाइट्रेट बनाता है। लिथियम इज द ओनली एलिमेंट इन द ग्रुप विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्यों अच्छा, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी आई है, और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी मैंने आप लोगों को पहले बताया था आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज उसका साइज जो है वो सबसे छोटा है इसलिए। ठीक है, और एक बात हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लिथियम का बाइकार्बोनेट है वो किस फेज में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फेज में। ठीक है, और लिथियम का जो लिथियम नाइट्रेट का जो डिकम्पोजिशन है वो भी डिफरेंट वे में होता है, ये हम लोगों ने पहले अभी पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद दो पॉइंट और हैं, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट हम लोग को याद रखना है। ठीक है, देखें पहला पॉइंट क्या, लिथियम इज हार्डेस्ट बता दिया, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, कम से कम रिएक्टिव होता है ये भी बता दिया। लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये भी पढ़ लिया। लिथियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट एज लिक्विड ये भी पढ़ लिया हमने। इसके बाद लिथियम नाइट्रेट जो डिकम्पोज होता है वो अलग वे में होता है, वो वे हम लोगों को पता है कि जो लिथियम नाइट्रेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, अपने ऑक्साइड में, लिथियम ऑक्साइड में। और यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, ब्राउन कलर की NO2 और O2। बाकी के जो अदर नाइट्रेट्स हैं वो कैसे डिकम्पोज होते हैं, नाइट्राइट में डिकम्पोज होते हैं, साथ में यहाँ O2 गैस मिलता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, लिथियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, अगर याद है ठीक है वेल एंड गुड, वरना मैं आगे इस प्रॉपर्टी को और आगे एक्सप्लेन करूंगा कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिथियम डज नॉट रिएक्ट विद इथाइन टू फॉर्म इथाइनाइड। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को एसिडिक या टर्मिनल हाइड्रोजन याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें हम लोग जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते थे तो सोडियम मेटल इस टर्मिनल हाइड्रोजन को हटा देता था। ठीक है, ऐसा सारे एल्कली मेटल कर सकते हैं एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम नहीं करता। लिथियम जो है वो H को यहाँ से जो टर्मिनल हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन जिसे बोलते हैं, वहाँ पर लिथियम इन रिएक्शन को कैरी आउट नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये लास्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, जो लिथियम है फॉर्म करता है क्या, नाइट्रेट। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। इसके बाद हम लोग एनोमैलस बिहेवियर बेरिलियम का भी पढ़ चुके हैं। एक तरह से मैंने आपको बताया कि बेरिलियम इनर्ट होता है, वाटर, एयर या एसिड वगैरह से रिएक्ट नहीं करता। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बेरिलियम का ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का। बेरिलियम जो हाइड्रोक्साइड है वो भी याद रखें कैसे नेचर का होता है, एम्फोटेरिक। इसका जो कार्बोनेट है अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेरिलियम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। क्यों, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कभी भी एक्सपेंड नहीं कर सकता। जो बेरिलियम है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रखता है अपने कॉम्प्लेक्सेस में, याद रखें। ठीक है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही ये एग्जिस्ट करता है। ये बेरिलेट आयन है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 4 है। क्यों है 4, क्योंकि ये इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट कभी भी एक्सपेंड नहीं कर सकता। और जो बेरिलियम है वो भी डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, वो अगेन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। और ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बेरिलियम के हैलाइड है, जो बेरिलियम क्लोराइड है BeCl2, वो कोवेलेंट नेचर का होता है और इसकी फॉर्म्स हमने देखी थी, वेपर फॉर्म में अलग एग्जिस्ट करता है और सॉलिड फॉर्म में अलग एग्जिस्ट करता है। और मैंने बताया था बेरिलियम जो हाइड्राइड है वो भी कोवेलेंट नेचर का है, जिसमें बनाना बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर भी ब्रिज बॉन्डिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सारे एनोमैलस बिहेवियर हो गए, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से डायगोनली सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डायगोनली थर्ड पीरियड के एलिमेंट से सिमिलर होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट विद द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स टू शोइंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज डायगोनली। डायगोनली वो शो करते हैं, रीजन क्या है कि मैंने बताया आप लोगों को, जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप गए,
लिथियम, जैसे देखें लिथियम सोडियम, लिथियम कौन सा पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का, और जो सोडियम है वो हमारा क्या है, थर्ड पीरियड का। लिथियम हो गया, यहाँ पर क्या होगा हमारा बेरिलियम, यहाँ मैग्नीशियम, इसके बाद कौन होगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। इसी के बाद यहाँ पर होगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। इस तरीके से एलिमेंट होंगे। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट से सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं डायगोनली, यानी लिथियम और जो मैग्नीशियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप में होंगे, और इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी, यानी कि दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी मैं रीज़न बताऊंगा क्यों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं या ये डायगोनल रिलेशनशिप में। सिमिलर वे जो बेरिलियम है उसका डायगोनल रिलेशनशिप किससे रहेगा, एल्यूमिनियम से। अभी हम लोग यहीं तक स्टडी करेंगे क्योंकि हमारे में लिथियम और बेरिलियम ही आ रहे हैं, तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि जो लिथियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है, शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। सेकंड पीरियड एलिमेंट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, या वो जो शो करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं उसी को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। और याद रखना है बेरिलियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। अब जो डायगोनल रिलेशनशिप है उसमें उन दोनों की क्या होंगी, प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो मैंने यहाँ पर दिख रहा होगा कई जगह बोथ ही यूज़ किया है। बोथ का मतलब अगर लिथियम मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मतलब सेम होंगी। और बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम के साथ अगर डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो क्या होंगी, सेम होंगी। अब मैं रीज़न बताने जा रहा हूँ क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। साइज़ बता देता हूँ बस, उसी से समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग डाउन द ग्रुप गए तो साइज़ क्या किया, बड़ा इंक्रीज किया, फिर हम लोग लेफ्ट टू राइट गए, फिर साइज़ क्या करके घट गया, यानी साइज़ बढ़ा फिर घट गया, ऑलमोस्ट साइज़ कांस्टेंट हो गया। और साइज़ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। अगर साइज़ पर डिपेंड करती है, साइज़ कांस्टेंट, तो प्रॉपर्टीज़ भी क्या कांस्टेंट, यानी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी हमारी, सिमिलर होंगी। बात समझ में आ गई ना। डाउन द ग्रुप गए हम लोग बेरिलियम से मैग्नीशियम, तो साइज़ क्या करा, बढ़ा, फिर लेफ्ट टू राइट गए, साइज़ क्या करके घट गया। अगर साइज़ बढ़ा फिर घट गया तो साइज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, तो प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, इनकी पोलराइजिंग पावर ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ क्या शो करते हैं, सिमिलर। जैसे प्रॉपर्टीज़ को एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बोथ आर हार्ड, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही हार्ड होते हैं, जानते हैं हम लोग। बोथ कार्बोनेट्स ऑन डिकम्पोजिशन गिव CO2 और ऑक्साइड, ये भी जानते हैं हम लोग कि दोनों के ही जो कार्बोनेट्स होते हैं वो डिकम्पोजिशन करने पर क्या देते हैं, CO2 और ऑक्साइड देते हैं, उन्हीं के मेटल का ऑक्साइड। इसके बाद दोनों ही नाइट्राइट बनाते हैं। लिथियम अकेला जो है वो उस ग्रुप में नाइट्राइट बनाता है, और मैग्नीशियम तो बनाती है, क्योंकि जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके सारे ही नाइट्राइट्स क्या करते हैं, सॉरी सारी एलिमेंट्स जो है वो नाइट्राइट्स फॉर्म करते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बोथ डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एनी सुपर ऑक्साइड, यानी कि ये फर्दर ये जो एलिमेंट के ऑक्साइड है, इनके ऑक्साइड फर्दर एक्सेस ऑक्सीजन से कंबाइन करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। जैसे लिथियम मोनो ऑक्साइड में एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम भी मोनो ऑक्साइड में, ये फर्दर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं बेरिलियम की डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो जो हमारा बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। अच्छा, इनके जो हैलाइड्स हैं बोथ आर लुईस एसिड्स। देखिए इनके जो हैलाइड्स हैं, जैसे सपोज बेरिलियम का हैलाइड क्या है, बेरिलियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम का हैलाइड क्या है, AlCl3 है। ये दोनों ही हैलाइड्स लुईस एसिड है, क्यों, क्योंकि इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एल्यूमिनियम के देखें तो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसके कितने 4, तो दोनों की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए लुईस एसिड है। और लुईस एसिड होने की वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट मैं बता चुका हूँ कि बेरिलियम जो है वो, बेरिलियम के जो ऑक्साइड है वो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर एयर से वो क्या नहीं होते, अटैक नहीं होते। तो आपको अगर बेरिलियम की प्रॉपर्टी याद है तो वो एल्यूमिनियम की हो गई। और एल्यूमिनियम आप जानते हैं, एल्यूमिनियम के सरफेस पर क्या होती है, प्रोटेक्टिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है, जो उसे वाटर एयर और एसिड के रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस करती है उनके लिए, उनसे बचाती है एक तरह से। अच्छा, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बेरिलियम है वो डायमर फॉर्म करता है, याद है मैंने बताया था आप लोगों को, वेपर फेज में, वेपर फेज में, ठीक है, याद रखें। यहाँ पर वेपर फेज में लिख देता हूँ। वेपर फेज में क्या करते हैं, ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, डायमर में एग्जिस्ट करते हैं। कल हम लोगों ने डायमर बनाया था, क्लोरो ब्रिज्ड डायमर जो था। सिमिलर वे AlCl3 भी क्या करते हैं, डायमर बनाते हैं, दोनों ही ये, ठीक है, क्लोरो ब्रिज्ड वेपर फेज में डायमर फॉर्म करते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमने बेरिलियम ऑक्साइड या बेरिलियम को पानी में डिजोल्व किया तो ये हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना हम लोग बेरिलेट आयन बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम को भी अगर पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये भी क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्यूमिनेट आयन।
जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगा डायगोनल रिलेशनशिप हो गए। इसके बाद बस 2 प्रॉपर्टीज बची हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। पहला जो है टॉपिक है मैंने यहाँ पर लिख दिया सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम पढ़ना है, सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ठीक है, सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा, ये सब पढ़ना है। इसके बाद सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम पढ़ना है। ठीक है, वो भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ ली, बस एक तरह से रिवीजन होगा, रिवीजन टाइप का एक लेक्चर होगा, उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एस ब्लॉक से एक क्वेश्चन डेफिनेट है, आएगा ही आएगा। ठीक है, कई बार मैंने देखा है कि इन 2 कंपाउंड से आ गया है, डायगोनल रिलेशनशिप से आ गया है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना सफिशियंट है, बस अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाए, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।